कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पशुओं से जुड़ा हुआ कि हम पशु ने अपना धन बोले। बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें आमदन भी हमें खूब मिलनी चाहिए और दूध भी खूब उत्पादन होना चाहिए। तो जो विषय की हम बात कर रहे हैं वो है दुधारू पशुओं से जुड़ा हुआ, जो मैंने दूध देवा। दुधारू पशुओं में गर्भपात की समस्या और समाधान, इस बारे में हम जाना है भाइयों कि हमारा जो पशु है उसका ब्यात हर साल हर आगे आगे बढ़ना चाहिए, परंतु कई बार किसी न किसी कारण से कोई समस्या आ जाए और पशु का जो ब्यात है वो बीच में रह जाए, यानी उसका कि गर्भपात हो जाए। पशुओं में जो गर्भपात है भाइयों एक बड़ी समस्या है। जो पशुपालक भाई हैं या पशुशाला है उनको काफ़ी हानि हुआ है आर्थिक रूप से भी। गर्भपात यानी कि जो हमारा पशु गर्भस्थ बच्चे को गर्भाशय में बाहर निकाल दे, समय से पहले उसका जन्म हो जाए, उसने हम गर्भपात कमाएं। कई बार ऐसी स्थिति में तो जो कटड़ू बछड़ू है वो मरा हुआ निकला है और कई बार भाइयों बहुत ही कमज़ोर रहा है। तो इसमें दोनों प्रकार से माना नुकसान हुआ है। इसलिए गर्भपात के कारण जो नुकसान तो हुआ है, पर वो जो कमज़ोर भी हुआ है या मरा हुआ पैदा हुआ गर्भ शिशु, तो उस बच्चेदानी को भी कई बार तकलीफ हो जाए पशु की, और उसमें जो जनन की क्षेत्र है, क्षमता है, ताकत है प्रजनन करने की, आगे बच्चा पैदा करने की, वो भी कमज़ोर पड़ जाए। गर्भपात के 2 कारण हैं। एक तो भाइयों संक्रामक के कारण गर्भपात हुआ है और दूसरा है गैर संक्रमण के कारण। संक्रमण के कारण तो जैसे जीवाणु जनित रोग हैं वो जो है तब भी गर्भपात हो जाए, विषाणु जनित रोग हो जाए तब भी भाइयों गर्भपात हो सका है। कई फफूंदी रोग हैं उनके कारण भी हमारे पशु में गर्भपात हो जाए। प्रोटोजोआ रोग है एक, उससे भी गर्भपात हो जाए। ये गर्भपात के घने खतरनाक कारण हैं। जो संक्रमण एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सका है। यदि गर्भपात संक्रमण के कारण हुआ है तो हमने जो दूसरे पशु हैं उनको उससे बचाना है, क्योंकि दूसरे में भी गर्भपात का खतरा बन सका है। इसलिए उन पशुओं को दूसरों से अलग कर दें और उसकी परवरिश जो है अलग तरीके से करें। दूसरी है कि बिना संक्रामक रोगों के कारण हुआ, जिस तरह से हमारा जो आहार है उसमें पोषक तत्वों की कमी किसी कारण से हो जाए। पशु के शरीर में कई बार जो संतुलित मात्रा में आहार है, पोषक तत्व है, उसकी कमी भाई हो जाए, उसके कारण भी कैल्शियम की कमी हो जाए, पशु पीछा दिखाना शुरू कर दे है और कई बार उससे गर्भपात भी हो जाए।
विटामिन ए और आयोडीन इनकी कमी से भी गर्भपात हो सका है। तो हमने जो आहार है पशु का उसका भैया पूरा ध्यान रखना है कि संतुलित आहार हम पशु न देवें। विशेषकर जो गर्भधारण जिस पशु ने कर रखा हो उसकी बात हम कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है भैया कि हार्मोन जो है उसमें गड़बड़ी हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए। गर्भावस्था के दौरान संतुलित हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है, परंतु इसकी कमी हो जाए या ज़्यादातर हो जाए, अधिकता हो जाए, वो गर्भपात का कारण बन सका है। जैसे कि हम कहें कि फास्फोरस की कमी के कारण हार्मोन्स भी कम हो जाए। इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो पशु हैं उसमें हार्मोन का जो स्तर है वो गड़बड़ावे ना। उसको हम समय समय पर जो हमारे डॉक्टर हैं, पशुओं के डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, उनसे पशुओं को चेक करवाते रहें। कई बार ऐसे भी हो भैया कि कई बार हमारा पशु विषैला पदार्थ खा जाए कोई, उससे पता नहीं चल जाए कि क्या खाया, कैसे, कहाँ खा लिया उसने, तो उससे भी गर्भपात हो सका है। कई बार वातावरण के कारण भी भैया गर्भपात हो सका है। जिस तरह से प्रतिकूल वातावरण हो जाए, ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, ज़्यादा सर्दी हो जाए, उससे भी गर्भपात की अंदेशा बना है। कई कारण ऐसे हैं कि जो हमारे पशु हैं उनके आनुवंशिक कारण भी हुआ है, उसके कारण भी गर्भपात हो सका है। इसलिए हमने गर्भपात को बचा के रखना है, उसके कारणों की जांच समय समय पर करते रहना है। कई ऐसे कारण हो सका है जैसे पशु ऊंचाई से गिर जाए या खाई लांग रहा हो। कई बार ऐसा है कि पशु के पीछे कुत्ते लग गए और काफ़ी दूर तक भाग रहा हो, हाँफ रहा हो, इसको भी ध्यान रखना है। और कई बार देखा है कि जो पशु जो गर्भधारण जिस पशु ने कर के हो, गाय हो, भैंस हो, तो उसमें आपस में कई बार दो पशुओं की लड़ाई हो जाए, उसका भी हमने पूरा ध्यान रखना है। इस ऐसी अवस्था में भी गर्भपात का अंदेशा बन सका है। कई जानवर ऐसा हुआ है कि जैसे लड़ रहा हो कोई दाहिने कोख में, उसके दूसरा जानवर जो है चोट मार दे, उससे भी हमारे गर्भपात में दिक्कत आ सका, गर्भपात हो सका उससे भी। कई बार हम कोई गर्भ धारण करे हुआ पशु है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, यानी कि हमने बेच दिया या दूसरे स्थान पर ले जाना, दूसरे गांव में ले जाना, तो यानी कि जो हम जिस भी वाहन में ले जाएंगे उससे हिलने जुलने से भी गर्भपात का अंदेशा बना रहा है। और कई बार रास्ता ऐसा हो, बहुत भीड़ा रास्ता हो, उसमें से हम गुजारें पशु को, उसका भी ध्यान रखना है। तो कई बार ऐसा हो है कि कई पशु बांझपन के कारण भी ऐसी स्थिति हो जाए, खान पान सही ना हो तब भी हो सका है। और एक बात को और ध्यान रखना है कि गर्भ काल के समय में जो अंतिम अवस्था हुआ है उसमें टीकाकरण वगैरह का भी ध्यान रखना है। वैक्सीन लगाना हो तो उसका भी हमने ध्यान रखना। जहाँ भी हमारे गर्भित पशु हैं, जहाँ भी संभव हो सके उसको दूसरे पशुओं से हम अलग रखें, उसकी जगह साफ़ सुथरी रखें, हवादार हो, रोशनी वाला उसका कमरा हो, यानी कि जहाँ पर हमने पशु को बांध रखा हो वो कमरा और साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो गर्भित पशु हैं उनका जो बिछौना है बिल्कुल मुलायम हो, हरा हो, ठीक प्रकार से कटा हुआ चारा, साफ़ पानी हो, चारे के साथ उसके साथ जो भी हम देवा है, खड़ है, दाना है, खनिज मिश्रण है, ये भी उस सही मात्रा में, उचित मात्रा में देना चाहिए। ज़्यादा पशुओं को भगाना दौड़ाना नहीं है, बल्कि उनको तो केवल टहलने के लिए करना है कि हम उसको खोल दें थोड़े बहुत या पकड़ लें, पकड़ के थोड़ा टहला दें, वो तो अच्छा है, दौड़ाना नहीं, भगाना नहीं पशु को। ये भी देखते रहे, हर रोज़ देखा कि जो हमारा गर्भित पशु है वो ठीक प्रकार से चारा खा रहा है या नहीं है, कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, सुस्त अवस्था में तो नहीं है वो, कहीं उसको कोई बुखार वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से हमने उसको, कहीं वो ऊंचा नीचा बैठ तो नहीं रहा, कहीं खून वगैरह का तो अंदेशा नहीं है। तो इससे इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो पशु है वो स्वस्थ रहेगा और गर्भपात का संदेशा भी हमने नहीं होगा। और यदि भाइयों कई बार ऐसा हो भी जाए कि गर्भपात हो गया तो हमने उस पशु को तुरंत दूसरे पशुओं से अलग कर देना चाहिए और
गर्भपात हुआ जो बच्चा है या जेर है उसको भी साफ़ कर देना चाहिए। जो बाड़ा है हमारा जहाँ पर पशु बंध रहा था उसको बिल्कुल साफ़ कर दें। यदि पशु 8 से 12 घंटे तक जेर नहीं गिरंदा है तो जो पशु चिकित्सक है उसके पास तुरंत जाओ और उसने पशु ने अपने दिखाओ। तो इस प्रकार से गर्भपात हमने उसको रोकना है, और रोकने का सबसे सही उपाय है कि हम अपने पशु को सही देखभाल उसकी करें शुरू से आखिर तक। दूसरे पशुओं से यदि उसको अलग ही रखेंगे तो हमारा जो पशु है वो सही रहेगा, और उसका जो, क्योंकि एक बार ब्यात भाई ख़राब हो गया तो एक तो जो बच्चादानी है उसमें कमज़ोरी आ जाए, और फिर वो लंबे समय तक दूसरे ब्यात वास्ते तैयार हुआ है, और इतना जो हमने आर्थिक नुकसान भी हो गया। और जो दूध की बात हम कर रहे हैं, दूध का तो हमने नुकसान होएगा इतने लंबे समय तक। एक पशु 8 महीने साल जो है दूध देवा है, तो जब तक हम उसकी सही सुरक्षा नहीं करेंगे और खान पान सही नहीं रखेंगे, और जैसे ही कोई दिक्कत ना हो तो डॉक्टर को हम दिखा दें, पशु चिकित्सक को, और अपने जो पशु को स्वस्थ रखें, तभी हम उनसे सही लाभ जो है ले सकेंगे। और भाइयों, अब अगली चर्चा करेंगे हम इस लोकगीत के बाद। सुना पहले यू लोकगीत। ओ छोरी एक घुट पानी तो पिला, मैं परदेसी दूर का। छोरी एक घुट पानी तो पिला, मैं परदेसी दूर का। मेरे सिर पे बंटा टोकनी, मेरे सिर पे बंटा टोकनी, मेरे हाथ में नेज़ुडोल, मैं पतली सी कामिनी। छोरे ना मेरी डूबे डोलची, छोरे ना मेरी डूबे डोलची, छोरे ना मेरा निवाए शरीर, मैं पतली सी कामिनी। छोरे ना मेरा निवाए शरीर, मैं पतली सी कामिनी। ओ छोरी एक घुट पानी तो पिला, मैं परदेसी दूर का। छोरे किसके सो तुम पावने, छोरे किसके सो तुम पावने, छोरे किसके
ओ छोरी एक गुट पानी तो पिला, मैं परदेसी दूर का। छोरी बाप तेरे के पावने, छोरी बाप तेरे के पावने, ओ छोरी तेरे सैलनिहार, मैं परदेसी दूर का। छोरी तेरे सैलनिहार, मैं परदेसी दूर का। मेरे सिर पे बंटा टोकनी, मेरे सिर पे बंटा टोकनी, मेरे हाथ में नेज़ुडोल, मैं पतली सी कामिनी। छोरे इब मेरी डूबे डोलची, छोरे इब मेरी डूबे डोलची, छोरे इब मेरा निवाय शरीर, मैं पतली सी कामिनी। छोरे इब मेरा निवाय शरीर, मैं पतली सी कामिनी। ओ छोरी एक गुट पानी तो पिला, मैं परदेसी दूर का। ओ छोरी एक गुट पानी तो पिला। ये सुना भैया ने लोकगीत नातीराम और रीना गुप्ता का गाया हुआ। और भैया ईब चर्चा से पहले जानकारी लेते हैं मौसम के बारे में। मौसम में अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। सूर्य उदय हुआ आज 5:22 पर और अस्त 7:20 पर। भैया हवा में नमी जो है बनी हुई है, कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। और इसके साथ बात कर रहे हैं भाइयों कल के किसानवाणी कार्यक्रम के विषयों के बारे में। कल जो किसानवाणी कार्यक्रम में विषय लेके आएंगे वो हैं छोटे फलदार पौधों का लू से बचाव। ये पहला विषय रहेगा, इस पे चर्चा होगी। दूसरा विषय रहेगा आज की नसीहत, ट्रैक्टर में ईंधन कैसे बचाएं, इस बारे में। तो इन दोनों विषयों पे कल किसानवाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी। और भैया ईब जो हम चर्चा की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल, इस बारे में। भैया कोई भी फसल हो, कोई भी सब्जी हो, जब तक हम उसकी पूरी देखभाल नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी और हम ना वो उत्पादन कम देवेगी या कोई बीमारी लग जाएगी, लाभ फिर बढ़िया नहीं होगा और सब्जी भी गुणवत्ता वाली नहीं रहेगी। इसी तरह की सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय सब्जियां। कद्दू वर्गीय सब्जियां जिस तरह से कद्दू के साथ दूसरी सब्जियां यदि जोड़ा हम तो है लौकी है, तोरी है, करेला है, टिंडा है, और ये सारे के सारे कद्दू वर्गीय सब्जियों में आवा है। ये जो ऐसे जब भी कच्चे फलों को तोड़कर इनको बाजार में भेजना पड़ा है, यानी कि ज़्यादा नहीं पकानी, इनको ज़्यादा पक गई तो ख़त्म हो जाएंगी। और आगे बेल वाली सब्जी लगाने वास्ते है इसमें हमने खेत तैयार करने हैं। खेत तैयार करने वास्ते क्या करना पड़ेगा, एक तो गोबर की खाद डालनी पड़ेगी, लगभग 6 से 8 टन गोबर की खाद, 6 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम पोटास, ये 1 किले के हिसाब से हम दे देंगे। और खाद को नालियों में देंगे तो और हमारी सब्जी बढ़िया होगी। कद्दू जाति की जो फसलें हैं उसमें कई प्रकार के रोग कीड़े भी लग जाए हैं। जैसे एक इसका रोग है लालड़ी,
लाल बुंडी भी बोलना है इसने। इस यो रोग यदि किसान भाई लग जाए तो हमने इसके बचाव वास्ते कार्बोरिल 2.5% का धूड़ा 10 किलोग्राम हर किले के हिसाब से प्रयोग में करना है। इसके स्थान पर हम 100 ग्राम कार्बोरिल 50 घुलनशील पाउडर यह भी ले सका है, या फिर 30 मिलीलीटर फेनवाल रेट 20 EC यह भी दवा ले सका है। और इसको भाइयों 100 लीटर पानी में मिला के हर किले के हिसाब से छिड़काव कर सका है। एक बार के छिड़काव से काम न चला भाइयों तो दूसरा छिड़काव हम 8-10 दिन के बाद कर लें। छिड़काव करते समय क्योंकि सब्जी की बात है और सब्जी की तो तुड़ाई करनी है हमने, जब हमने किसी भी फसल में कोई छिड़काव करना है दवा का तो उससे पहले जो पके हुए फल हैं, पकी हुई सब्जी के फल हैं, उनको हम तोड़ लें। उनमें से यदि ज़्यादा ख़राब हो रहे हो कोई तो उनको ज़मीन में दबा दें, नष्ट कर दें, और जो अच्छे फल हैं यानी अच्छी सब्जी है उसको बाज़ार में बेच लें। इसके बाद जब हमने छिड़काव करा भाइयों, फल हमने तोड़ लिए पहले, छिड़काव करने के बाद फिर हमने 1 हफ्ते तक उसमें कोई फल तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जब भी हमने छिड़काव करा तो छिड़काव का परिणाम क्या होगा, पौधे पे होगा, फल जो लग रहे हैं सब्जी वाले उन पे भी होगा। तो इसलिए धीरे धीरे 2-4 दिन में 6 दिन में उसका असर ख़त्म हो जाएगा, तब हम 1 हफ्ते के बाद या 6 दिन के बाद तो है दोबारा फल तोड़ें। तो इसी प्रकार से कीट की लटों के बचाव वास्ते क्लोरोपारीफास 20 EC 1 महीने बाद सिंचाई के साथ हम इसने लगा सका है। एक सब्जियों का, कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात जो कर रहे हैं उसमें सफ़ेद चूर्णी रोग हुआ है। इसके वास्ते भाई हमने क्या करना है, 8 से 10 किलोग्राम 1 किले के हिसाब से बारीक गंधक लेनी है। गंधक के चूरे का भुरवाव या दूड़ा करें। दूड़े को भाई हमने सुबह या शाम करना चाहिए। यदि 500 ग्राम घुलनशील गंधक ले लें और 200 लीटर पानी में घोलकर हर किले में छिड़काव हम कर दें। यह भी देखने की बात हुआ है कि जो हमारा गंधक का छिड़काव है वो खरबूजे की फसल में गंधक का दूड़ा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम कोई, जैसे इसमें भी सफ़ेद चूर्णी रोग में भी जब छिड़काव करेंगे तो उसमें भी हमने छिड़काव से पहले यही सावधानी बरतनी है कि पहले फलों को तोड़ लेंगे और फिर छिड़काव करेंगे। छिड़काव के 1 हफ्ते तक फल नहीं तोड़ेंगे। ये जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें, इन फसलों में आड़ है, माइट है, सफ़ेद मक्खी है, हरा तेला है, ये भी लग जाए। इनका प्रकोप भी खूब देखने में आवा इनमें। तो इन वास्ते क्या करना, हमने 250 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC यह दवा लेवा हम, और 250 लीटर पानी ले लें और इसको दवा को अच्छे प्रकार से घोल लें। घोलने के बाद भाइयों उस दवा का छिड़काव जो है खेत में कर दें। और यदि फसल में फल मक्खी का प्रकोप हो रहा है भाइयों तो उस वास्ते हमने 400 मिलीलीटर मेलाथियान लेनी है 50 EC वाली, या फिर 500 ग्राम कार्बोरिल 50 घुलनशील पाउडर लेना है। इसका छिड़काव भी हमने 250 लीटर पानी में मिला के करना है। एक बार के छिड़काव से यदि काम न चले तो दूसरा छिड़काव हम करेंगे। छिड़काव करते समय सावधानी वही बरतनी है और कोशिश यह करा है कि यदि हमारे सब्जी विशेषज्ञ हैं उनकी देखरेख में ही हम अपनी किसी भी रोग की पहचान करें और उनकी देखरेख में ही यदि भाई हम छिड़काव करें किसी भी दवा का तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि एक तो जितनी दवा की मात्रा है उतना ही छिड़काव हमने करना है, ज़्यादा नहीं करना है, अंधाधुंध नहीं करना है, पड़ोसी को देख के नहीं करना है, किसी के कहने पर नहीं करना है, बल्कि जो कृषि विशेषज्ञ है, सब्जी विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह के अनुसार करेंगे तो हमारी जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनसे हम खूब लाभ ले सकेंगे। क्योंकि भाई ये सब्जियां तो लगातार हमने लाभ देवा हैं और यदि इनका हमने लगातार देखभाल की,
इसी प्रकार से सिंचाई इनमें धीरे धीरे करते रहें। खरपतवार जो हो तो उसकी निलाई गुड़ाई करते रहें। घास फूस निकाल देंगे, निलाई गुड़ाई कर देंगे, मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी बढ़वार आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जो डोलियाँ हैं उनमें पानी लगा हुआ है ना, तो थोड़ी नीचे आ जाए। जैसे मिट्टी चढ़ाएंगे तो डोली सही हो जाएगी और उनमें से जो मिट्टी है उसमें वो फुल्ली हो जाएगी और उसमें से पानी लगाएंगे, हवा है, धूप है, वो खूब उसमें लगेगी। तो इस करके ये भी हमने पूरा ध्यान रखना है कि सिंचाई समय पे करनी है, हल्की सिंचाई करनी है, फलों को कब तोड़ना है और किस अवस्था में तोड़ना है, ज़्यादा पके हुए फल नहीं तोड़ने हैं। और खाद पानी का ध्यान रखेंगे तो हम अपनी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनसे ज़्यादा से लाभ ले सकेंगे और उनकी जो गुणवत्ता है भाइयों वो भी बनी रहेगी। और आज के किसान वाणी कार्यक्रम में आज इतना ही। लेवा भाइयों से इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।